हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग सखी। आज हम जानेंगे कि जो भी अस्पताल से मटेरियल्स, इन्फेक्टिव मटेरियल्स निकलते हैं उनका डिकंटामिनेशन कैसे करें। यानी डिकंटामिनेशन शब्द का ही अर्थ होता है शुद्धिकरण। तो संक्रामक रोगाणुओं से उन मटेरियल्स को मुक्त कैसे करें, ये चरणबद्ध तरीके से इसको हम आज इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको लोगों को बताना चाहती हूँ कि 0.5% क्लोरीन का सोल्यूशन कैसे बनाएं, बनाते वक्त क्या क्या सावधानी रखनी है, 0.5% क्लोरीन का सोल्यूशन कैसे यूज करना है और कितने घंटे तक एक बार बना करके आप रख सकते हैं अस्पताल के अंदर। इन सब बातों से संबंधित मैंने अपनी एक वीडियो बनाई है, 0.5% क्लोरीन सोल्यूशन कैसे बनाएं। तो अगर आपको इससे पहले के इससे पहले के 0.5% क्लोरीन का सोल्यूशन कैसे बनाए नहीं जानकारी हो तो आप मेरी उस वीडियो को देख सकती हैं। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, जहां से आप जा कर के देख सकती हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है डिकंटामिनेशन, यानी शुद्धिकरण कैसे करें। इससे पहले कि शुद्धिकरण कैसे करें, लेकिन आपको ये जानना ज़रूरी है कि क्यों करें। क्योंकि कोई भी इन्फेक्शन को हमें हमारे बिल्कुल रोकने की जिम्मेदारी होती है हमको, कि ताकि उससे हम किसी और को इन्फेक्शन ना लगने दें और उससे किसी भी मातृ मृत्यु हो, नवजात मृत्यु हो या किसी अन्य को इन्फेक्शन लगे, इन सबको रोकने की भी जिम्मेदारी अस्पताल या मेडिकल कर्मी की होती है, अस्पताल के लोगों की होती है। तो इन चरणों का हम पालन करके जो भी एक पेशेंट पे मटेरियल यूज किए हुए हैं उसको हम डिकंटामिनेशन करते हैं। ये भी एक चरणबद्ध तरीके से इसको करते हैं। और इससे पहले ये जानकारी होनी चाहिए आप सभी को कि जो भी अगर मटेरियल्स हैं पेशेंट पे हमने प्रक्रिया की है, उसमें जो भी यूज मटेरियल्स किए हैं, अगर उनका हमको हमारे फिर पुनर्यूज हमको नहीं करना है तो सीधे आप ले जाके बायोमेडिकल वेस्ट में डाल देंगी, जो कि कलर कोडेड अस्पताल के अंदर रखा होता है। जैसे कि पीले में क्या डालना है, रेड में क्या डालना है, ब्लू में क्या डालना है, ब्लैक में क्या डालना है। तो उस हिसाब से आप वस्तुओं को बांट करके और उसको डाल दीजिए, जिसको कि आपको रीयूज नहीं करना है। लेकिन पूरी सामग्री तो पड़ती नहीं है, कुछ चीज़ों को हमें रीयूज करना होता है। जैसे इंस्ट्रूमेंट हैं और इंस्ट्रूमेंट में बहुत से सीजर हैं, फॉसेप हैं और सारी चीज़ों को तो मान लीजिए हमको रीयूज करना है, तो उसके साथ हम चरणबद्ध तरीके से उनका डिकंटामिनेशन करते हैं। डिकंटामिनेशन में सबसे पहले लिखा है, आप यहाँ देख सकते हैं कि सोक इन 0.5% क्लोरीन सोल्यूशन फॉर 10 मिनट। हमें इससे पहले जैसे हमने प्रक्रिया कर लिया पेशेंट पे, उन चीज़ों को जिसको रीयूज करना है उसको हमको सीधे ला करके, कहीं हमको उसको धुलने के लिए नहीं ले जाना है, सबसे पहले ला करके 0.5% क्लोरीन सोल्यूशन में डाल देना है। और कितने मिनट के लिए, तो 10 मिनट के लिए। आप इसको याद रखिएगा हमेशा, ये 10 मिनट के लिए चीज़ों को बहुत बार पूछा जाता है कि 0.5% क्लोरीन सोल्यूशन में हम कितनी देर के लिए मटेरियल्स को रखते हैं। तो हम उसका जवाब है कि हम 10 मिनट्स के लिए उसमें सोक करके रखते हैं और बिल्कुल उसको छेड़छाड़ नहीं करेंगे। हाँ, एक बात बहुत ध्यान यहाँ देना है कि जो भी मटेरियल्स डालेंगे हम उसके अंदर उसके माउथ खुला, जैसे इंस्ट्रूमेंट डाल रहे हैं, कोई हम फॉसेप डाल रहे हैं तो वो खुला हुआ होना चाहिए, ताकि 0.5% क्लोरीन सोल्यूशन में उस मटेरियल में जो भी लगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म शब्द का अर्थ ही होता है कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, पैरासाइट कुछ भी लगे हुए हैं तो उनको 0.5% के क्लोरीन सोल्यूशन में वो किल हो जाएंगे। तो इस तरह उनके मतलब जो भी चीज़ है, ऐसे नहीं है कि उसमें कुछ पार्ट उसके बंद हैं, उसके अंदर तक वो सोल्यूशन में वो डिप हो ही नहीं पा रहे हैं, तो हमको इस हिसाब से डालना है कि हर जगह एक क्लोरीन सोल्यूशन उसके पहुँचे और उसमें वो पूरी तरह अच्छी तरह से डीप होना चाहिए। नहीं कि बहुत कम ही क्लोरीन सोल्यूशन बना के रखा हमने, बस उसमें डाल दिया कुछ चीज़ें तो उसके अंदर एकदम से नहीं, उसको अच्छे से ऐसा डालना है कि जो भी मटेरियल डालें वो एकदम से उसके अंदर डूब जाए और 10 मिनट तक हमको बिल्कुल छोड़ देना है। अब क्या करना है कि 10 मिनट बाद हम उन चीज़ों को निकालेंगे। और यहाँ अब मैं कहना चाहती हूँ आप सभी से कि आप
एक और बाल्टी में पानी भर कर के रख लें। इसमें से निकाल कर के उन चीज़ों को उसमें डाल दें और आप उस बाल्टी में थोड़ा सा डिटर्जेंट पाउडर डाल सकती हैं, क्योंकि हम कभी साबुन की टिक्की का इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि टिक्की का इस्तेमाल करेंगे तो फिर उस पर भी तो टिक्की पे इन्फेक्शन हो जाएगा। इसीलिए हम डिटर्जेंट पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। तो उस बाल्टी में थोड़ा सा एक और बाल्टी ले लें और उसमें थोड़ा सा डिटर्जेंट डाल के पाउडर फॉर्म में, और इसमें से चीज़ें निकाल करके और आप उसमें डाल दीजिए। और फिर वहाँ पे एक टूथब्रश ले लीजिए या कोई भी ब्रश ले सकती हैं, और जो भी औजार हैं उन जैसे जिनमें माउथ बनाए या कोई भी उसकी सरफेस एरिया है जहाँ लगता है कि ब्लड वगैरह लगा हुआ था और उसको थोड़ा सा और वहाँ पे क्लीन करने की ज़रूरत है, तो आप उससे साफ़ कर सकती हैं उसको पूरी अच्छी तरीके से। और वहाँ से साफ़ करने के बाद आप थ्रूली वॉश करके और मतलब बिल्कुल अब आप उसको अच्छे रनिंग वाटर से साफ़ कर लीजिए और साफ़ करके एक ट्रे में सारे मटेरियल्स को रख देंगी। क्यों यहाँ रखना है सारे मटेरियल को इस तरीके से इसलिए रखना है ताकि वो हवा के संपर्क में आए और वो थोड़ा सा सूख जाए, क्योंकि इसके बाद की सारी प्रक्रिया थोड़ा जो भी मटेरियल होता है सूखने के बाद ही हम लोग करते हैं। तो यहाँ जाने के डिकंटामिनेशन में सबसे पहले है कि हमें 0.5% के क्लोरीन के सोल्यूशन में चीज़ें कितने मिनट तक डीप करनी है और वहाँ से निकाल करके भी हमें किस तरह से उसकी साफ़ सफाई करनी है और उसको हवा में रखना है। ये बातें सारी क्लियर हो गई हैं डिकंटामिनेशन के अंतर्गत। अब आगे चलते हैं कि इसके बाद भी कितने मेथड इसमें हैं। तो यहाँ पे देखिए इसके नीचे हमने लिखा है प्रिफर्ड मेथड, एक्सेप्टेबल मेथड। प्रिफर्ड मेथड के अंदर आता है स्टरलाइजेशन और एक्सेप्टेबल के मेथड के अंदर आता है हाई लेवल डिसइंफेक्शन। अब आते हैं स्टरलाइजेशन पे। चीज़ें अब हमने देखा कि हमने पूरी तरह अच्छा वॉश आउट कर दिया है, अब उनको सूखने के लिए रख दिया है। अब उसके बाद हमको क्या करना है, तो यहाँ पे हम स्टरलाइजेशन की एक डिफिनेशन होती है, चूँकि यहाँ पे जगह कम थी तो इसलिए हम इसमें नहीं लिख पाए हैं, लेकिन हम आपको बोल करके बता दे रहे हैं। स्टरलाइजेशन की डिफिनेशन होती है द एम ऑफ स्टरलाइजेशन is to remove or destroy all microorganisms from any surface and medium। इस तरह हम इस डिफिनेशन को सरल और सहज भाषा में जान सकते हैं कि स्टरलाइजेशन का मेन पर्पज ही होता है, उसका उद्देश्य यही होता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, पैरासाइट किसी भी तरीके के हैं, उनको उन मटेरियल से चाहे किसी माध्यम से आए हुए हों पूरी तरह से उसको डिस्ट्रॉय करना या उस पर से रिमूव कर देना स्टरलाइजेशन का मतलब होता है। स्टरलाइजेशन में भी 3 तरह के स्टरलाइजेशन होते हैं, जैसे केमिकल स्टरलाइजेशन, ऑटोक्लेव स्टरलाइजेशन, ड्राई स्टरलाइजेशन, ड्राई हीट स्टरलाइजेशन। अब इसमें हम देखते हैं कि सबसे कॉमन हम कौन सी स्टरलाइजेशन का प्रयोग अस्पताल के अंदर करते हैं। केमिकल स्टरलाइजेशन तो बहुत टाइम टेकिंग है, आप यहाँ देख ही सकते हैं कि सो फॉर 10 to 24 आवर्स, यानी चीज़ों को लंबे समय तक लगभग 24 घंटे लगेंगे उसमें से स्टरलाइज होने के लिए। तो ये बहुत टाइम टेकिंग है। इसमें कुछ चीज़ें होती हैं जैसे जो ऑटोक्लेव नहीं की जाती हैं और वो केमिकल स्टरलाइजेशन के अंदर केमिकल डाल करके माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री की जाती हैं। दूसरा देखते हैं ऑटोक्लेव पे। ऑटोक्लेव जो होता है वो बहुत कॉमन होता है, हर अस्पताल के अंदर, छोटे बड़े किसी अस्पताल के अंदर यही यूज किया जाता है। अब इसमें जो होता है ऑटोक्लेव स्टरलाइजेशन को मॉइस्ट स्टरलाइजेशन करते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो स्टरलाइजेशन की प्रक्रिया है वो स्टीम के द्वारा की जाती है। तो सबसे जो सुपर स्टरलाइजेशन माना जाता है वो ऑटोक्लेव को माना जाता है, क्योंकि आप सभी को पता है कि आग से जलने से ज़्यादा भाप से जलने से जलन होती है, इसीलिए जो सबसे सुपीरियर तरीका है वो ऑटोक्लेव होता है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या उनके स्पोर्स हैं सभी किल हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ऑटोक्लेव में हम देखते हैं कि अगर कोई भी चीज़ है तो हम अगर हम ढक करके 121 डिग्री सेल्सियस पे
अगर चीज़ों को हमने ढका हुआ है यानी कपड़े में लपेटा हुआ है उसको पूरी तरह से, या कोई ट्रे है उस पर ढक्कन लगाएं फिर कपड़े से उसमें बांधे हैं, तो इस तरह से हमें 20 मिनट का समय 30 मिनट का समय लगेगा। अगर हमने उसको रैप नहीं किया हुआ है तो हमें 20 मिनट में ही स्टरलाइज ऑटोक्लेव कर देगा। इस तरह से हम देख सकते हैं कि यहाँ भी चीज़ें हमें बहुत कम समय के अंदर स्टरलाइज होकर के प्राप्त हो सकती हैं, ताकि हम उसको पुनः रीयूज कर सकें, और वो भी एकदम सुपीरियर तरीके से, जो सबसे सर्वमान्य तरीका है। इसमें जो होता है कि ऑटोक्लेव करते वक्त कुछ चीज़ों को लेकिन हमें ज़रूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर जो होता है कि जो भी हम सामग्री रखते हैं उसको, जैसे अलग अलग ड्रम आते हैं, तो अलग ड्रम में होता है, किसी में जैसे आपने कार्टन पैड रख लिया, थ्रेड रख लिया, मंटो स्वाप रख लिया, गाज पीस रख लिया, तो ऐसे चीज़ों को ड्रम में बांट भर के ड्रम बनाते हैं उनका, कि इसका ड्रम है, जिससे इजी गोइंग हम कोई भी प्रोसेस करने जाते हैं तो अलग अलग ड्रम से निकालते हैं। तो इसी तरह इंस्ट्रूमेंट का ड्रम अलग होता है, कार्टन पैड का ड्रम अलग होता है, और यहाँ तक कि अगर ग्लव्स को भी रीयूज करना है तो आप ऑटोक्लेव करके ग्लव्स को भी यूज कर सकती हो। तो लेकिन ग्लव्स रबड़ की चीज़ों को ऑटोक्लेव करने के लिए उनका टाइम अलग होता है, केवल 5 से 10 मिनट के अंदर ही वो चीज़ें ऑटोक्लेव स्टरलाइजेशन हो जाती है। तो इस तरह से इसमें चीज़ों को बांटते हैं, और मटेरियल्स को तो जो बांट के अलग अलग बनाते ही हैं ड्रम में, और उसी हिसाब से उनके टाइम पे उस पर सेट करना होता है। अब हम जानते हैं कि ड्राई हीट स्टरलाइजेशन क्या होता है। ड्राई हीट स्टरलाइजेशन एकदम लाइक ए ओवन की तरह होता है, जिसमें कि इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से हम एक पावर क्रिएट करते हैं, और उस पावर पे जाकर के जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या उनके स्पोर्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं या किल हो जाते हैं। तो इस तरह से जो ड्राई हीट स्टरलाइजेशन है, तो जैसे अभी हमने लिखा है कि, और जिस पे आप टेम्परेचर सेट करते हैं, जैसे 170 डिग्री सेल्सियस पे अगर हमें चीज़ें चाहिए तो 60 मिनट के बाद हमको स्टरलाइज होके मिली। इसी तरह 180 मतलब उसमें टेम्परेचर आप सेट कर सकते, जैसे आप घर में अपने ओवन का इस्तेमाल करती हैं उसी तरह ये भी ड्राई हीट स्टरलाइजेशन होता है, जिसके तहत हम चीज़ों को अलग अलग टेम्परेचर पे सेट करके और अलग अलग टाइम के हिसाब से प्राप्त कर सकते हैं। इसमें ज़्यादातर जो होती हैं वो कांच की चीज़ें होती हैं, जैसे कांच के जो टेस्ट ट्यूब होते हैं, फ्लास्क होते हैं, या सैंपल लेने के लिए जो यूज़ किए जाते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ का हमेशा हमको ध्यान रखना होता है कि इसमें रबड़ की कोई भी चीज़ स्टरलाइज नहीं की जाती है, क्योंकि वो रबड़ की कोई भी चीज़ उतने टेम्परेचर पे जा कर के और वो खुद ही डिस्ट्रॉय हो जाएगी, इसलिए इसमें कोई रबड़ की चीज़ इस ड्राई हीट स्टरलाइजेशन में नहीं डालते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हाँ, स्टरलाइजेशन के अंदर 3 तरीके के स्टरलाइजेशन होते हैं, केमिकल स्टरलाइजेशन, ऑटोक्लेव स्टरलाइजेशन और ड्राई हीट स्टरलाइजेशन। अब यहाँ पे एक बात और मैं कहना चाहती हूँ कि ये आपको सारे नियम अस्पताल के अंदर आप अगर काम कर रही हैं या आप स्टूडेंट हैं तो अभी से जानने की चीज़ों को चरणबद्ध तरीके से आपको फॉलो करना होता है। अब इनको फॉलो करने के लिए आपके अंदर भी एक चीज़ होनी चाहिए, जो कि दृढ़ता और अनुशासन होना चाहिए, कि नहीं हम इस तरह से सारे मटेरियल्स को इन्फेक्शन फ्री करने के बाद ही किसी दूसरे पे उसको प्रक्रिया के लिए उपयोग में लाएंगे। क्यों इसको करना इसलिए भी ज़रूरी है कि हम सभी जानते हैं कि HIV और हेपेटाइटिस बी बहुत ही खतरनाक बीमारी है, जिसका कि कोई इलाज नहीं है। तो ऐसी खतरनाक या गंभीर बीमारियों के प्रसार को रोकने के लिए, इनके फैलाव को रोकने के लिए हमें इन सब नियमों का चरणबद्ध तरीके से पालन करना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, हमको तो अपने को भी बचाना है और पेशेंट को भी बचाना है कि एक का इन्फेक्शन दूसरे को ना लग जाए। वो इस पेशेंट तो आया अपना एक परेशानी, एक दिक्कत से और वो पता चले कि वो अपने साथ किसी और इन्फेक्शन को लेके जा रहा है। तो जब हम दृढ़ता के साथ, नियमों के साथ, इन अनुशासन के साथ इन नियमों को चरणबद्ध तरीके से करते हैं तो हम अपनी भी सुरक्षा करते हैं, साथ साथ में आने वाले पेशेंट की भी सुरक्षा करते हैं। यहाँ तक कि यह एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, जिसको कि बहुत ही उचित माध्यम से करना होता है।
अब जानते हैं कि जो हाई लेवल डिसइंफेक्शन है यानी HLD शॉर्ट फॉर्म में जिसे कहते हैं, उसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें होती है। उसके अंदर भी दो तरीके के स्टरलाइजेशन है,